डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स की यूनिट 3 12th में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। वो है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये हमारा डेरिवेशन है। इसमें साथ ही इसका हम एप्लीकेशन करेंगे, एक वो उसको भी डराइव करेंगे। तो अब तक आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा है उस पे एक नज़र हम डाल लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूफ करते समय उनका यूज़ करेंगे। किसी भी जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के कारण निकालने के लिए सबसे पहले हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तो हमने बायो-सैवर्ट नियम पढ़ा है। और बायो-सैवर्ट नियम में हमने ये फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करंट एलिमेंट से अल्पांश से ये पढ़ा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साथ ही हमने इसी बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से किसी धारावाही लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला पढ़ा। वो ये फार्मूला ये था। आशा है कि आपने ये सारे डेरिवेशन किए होंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये हमने निकाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तीसरी चीज हमने की, किसी धारावाही लूप के सेंटर पे केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसके फार्मूले हमने निकाले। तो ये फार्मूला निकाला विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर, या B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। ये कॉइल का है। यदि हम इसमें से n हटा देंगे तो वो लूप के लिए आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने लूप का निकाला, फिर नंबर ऑफ टर्न्स का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये कुंडली का निकल गया। ये दोनों एक ही हैं। कैसे एक ही हैं? पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 टू टाइम्स कैंसिल हुआ, तो ये आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। अब जिस डेरिवेशन का हम यूज करने जा रहे हैं वो ये है, किसी धारावाही सीधे लंबे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, स्ट्रेट वायर के कारण, अनंत लंबाई के स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती है बायो-सैवर्ट लॉ से, वो ये आती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसकी उत्पत्ति यानी इसका प्रूफ हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स और इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही इसका रोल एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ करने में है। और हम आज के इस वीडियो में इस फार्मूले को एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालेंगे भी, वो उसका अनुप्रयोग है या एप्लीकेशन है, यानी रिवर्स में डेरिवेशन करेंगे। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे एम्पियर लॉ को, और एम्पियर लॉ की हेल्प से हम निकालेंगे इसको। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। देखिए ये और ये दोनों एक ही हैं। 2 से इस 4 को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 पाई आर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये दोनों एक ही हैं। तो हम इसकी मदद से करेंगे। तो चलिए एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे करते हैं उसे देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि इस चैप्टर में मैं गॉस की प्रमेय की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैटर है। लेकिन मैंने गॉस की प्रमेय इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि एम्पियर का जो नियम है, परिपथीय नियम या एम्पियर सर्किटल लॉ और गॉस की थ्योरम में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। देखिए, उससे करने से पहले थोड़ा गॉस की प्रमेय को हम रिवाइज कर लें। गॉस की थ्योरम ये कहती थी, या गॉस लॉ ये कहता था कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ यदि कोई चार्ज रखा है और यहाँ इसके चारों ओर हम एक सरफेस बनाते हैं, तो उस सरफेस को, उस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ मान के जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो गॉस नियम से ये आता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल्स टू 1/ε0 समेशन Q, इसके अंदर जितना आवेश है उसका 1/ε0 गुना, या phi E इक्वल्स टू Q अपॉन ε0। ये हमने किया। इसका मतलब ये है एम्पियर के नियम में और उसमें क्या सिमिलरिटी है। एम्पियर का जब हम नियम करेंगे तो हमें एक बात तो ये करना है कि
यहाँ पर हमने पृष्ठ लिया है, वहाँ हम एक बाउंड्री लेंगे और उस बाउंड्री को हम कहते हैं एम्पियर लूप। यहाँ पृष्ठीय समाकलन होता है और वहाँ हम करते हैं रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, वेक्टर बी डॉट डी एल निकालते हैं और वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। यहाँ ये 1/ε0 गुना होता है, वहाँ वो म्यू नॉट आई गुना होता है। तो समानताएं, एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बेसिकली हम बायो-सावर्ट लॉ से निकालते हैं, लेकिन उसका दूसरा तरीका एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का है। तो चलिए, ये सिमिलरिटी मैंने आपको बताई, गॉसेस थ्योरम जैसा ही है, तो वो क्या है जरा उसे समझ लेते हैं। एम्पियर का नियम ये कहता है कि निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल, उस वक्र द्वारा घिरी धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये जो वक्र है इसको एम्पियर लूप कहा जाता है। यहाँ पर मान लीजिए एक तार है XY, उसमें नीचे से ऊपर धारा I बह रही है। तो हम ये कल्पना करते हैं इससे कि O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर हमें यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम इसके चारों ओर एक लूप की कल्पना करते हैं और ये लूप कहलाता है एम्पियर लूप। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एम्पियर लूप ये कहता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, ये रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का मतलब वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, ये इसके अंदर जितनी धारा है इस लूप के अंदर, इस एम्पियर लूप के अंदर, एम्पियर लूप आयताकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। वो पृष्ठ नहीं है, वो एक बाउंड्री है। उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के को लेकर हम चारों तरफ बनाते हैं, उसको कहते हैं हम एम्पियर लूप। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये एम्पियर का सर्कुटल लॉ का स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे होगा ये प्रूफ? म्यू नॉट आप जानते हैं क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो सबसे पहले क्या करें, ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, XY एक चालक तार है जिसमें X से Y की तरफ I करंट फ्लो हो रही है। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ एक पॉइंट O है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप जानते हैं जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय समान केंद्र वाले वृत्तों के रूप में होती हैं। तो मान लीजिए एक बल रेखा को लेते हुए हमने और इस P पॉइंट को लेते हुए एक सर्किल बनाया, एक लूप की कल्पना की और वो लूप एम्पियर लूप कहलाया। तो इस P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बल रेखा पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। वेक्टर बी का डायरेक्शन यहाँ पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा और यही हम एक अल्पांश वेक्टर डीएल की कल्पना करते हैं। ये अल्पांश और ये वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम होगा। तो कैसे करेंगे? ये सारी बातें हमने कर ली कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं और चालक के लंबवत तल में होती हैं। R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो अभी हमने फार्मूला लिखा था, स्ट्रेट वायर के कारण R दूरी पर अनंत लंबाई का या अधिक लंबाई का तार हो तो उससे R दूरी पर बायो-सावर्ट नियम से हमने जो तीव्रता निकाली वो ये आती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ये स्ट्रेट वायर के कारण है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिखा ऐसा मैंने अभी आपको बताया। ये यहाँ से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R या म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये तो इंटेंसिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है? लाइन इंटीग्रेशन निकालना है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी और यदि एक वृत्त की कल्पना की जाए इस P पॉइंट को घेरे हुए तो ये क्या कहलाता है? एम्पियर लूप कहलाता है। इस लूप पर हमने एक DL छोटा सा हिस्सा, छोटू सा हिस्सा इसका लिया है। ये हमारा इक्वेशन 1 आया।
डीएल लंबाई का अल्पांश ले लिया, तो वेक्टर डीएल और वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होगा, एक ही होगा। तो हम इसका वृत्त के चारों ओर वेक्टर बी का रेखीय समाकलन निकालें। रेखीय समाकलन यानी समाकलन का निशान लगेगा, ये रेखीय समाकलन किसका, वेक्टर बी का, तो डॉट क्या आएगा, वेक्टर डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, वेक्टर डीएल का और वेक्टर बी का, यानी इन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। एक ही दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में वेक्टर बी है और इसी दिशा में अल्पांश है, तो अल्पांश का डायरेक्शन भी यही है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। तो यहाँ थीटा की जगह हमने 0 रख दिया। आप जानते हैं कि cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो cos 0 जब 1 आएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा इस तरह से, इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा b इंटू डी एल, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, यहाँ b की जगह पर, इस b की जगह हम रख देंगे। ये तो लाइन इंटीग्रेशन हम निकाल ही रहे हैं, इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर डी एल इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब हम इसमें से कांस्टेंट राशियों को बाहर निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट क्या क्या है, ये हमारे इक्वेशन आए थे समीकरण 1 और 2 से हमने मान रखा, यहाँ तक हम आ गए थे। अब हम इसमें से किस किस को निकाल लेंगे बाहर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को और आर को और आई को, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, केवल डीएल रहेगा अंदर। तो इस तरह से आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया। अब आप ये जानते हैं डीएल लाइन इंटीग्रेशन डीएल का समाकलन मतलब पूरे इस लूप की लंबाई, और आपको पता है आप पहले पढ़ चुके हो लूप के कारण, तो लूप की लंबाई यानी वृत्त की परिधि, तो इंटीग्रेशन डीएल क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, तो यहाँ हम 2 पाई आर रख देंगे इस इक्वेशन 3 में। इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू 2 पाई आर रखेंगे, तो 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। ये जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यही एम्पियर सर्कुलर लॉ है। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट क्या था, ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। पहले हमने बी निकाली इस तार के कारण, और बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इन दोनों की मदद से हमने इसको निकाला, तो बड़ी आसानी से एम्पियर सर्कुलर लॉ या एम्पियर का परिपथी नियम आ गया। अब हम इसको रिवर्स करने जा रहे हैं, एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। जिस तीव्रता के सूत्र से हमने इसको निकाला, अब हम इसकी मदद से उस तीव्रता के सूत्र को निकालेंगे। धारावाही लंबे धारावाही तार के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किसकी मदद से, एम्पियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आएगा कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए एवं इसकी सहायता से लंबे धारावाही तार के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, डेरिवेशन निकालिए। तो अभी आपने देखा कि इस सूत्र से, बी के सूत्र से हमने एम्पियर लॉ को निकाला, अब हम एम्पियर लॉ से इसको निकालेंगे। रिवर्स में डेरिवेशन होगा, तो डायग्राम वही रहेगा। क्या क्या माना है इसमें कि एक सीधा तार है, वही का वही हमने माना है। एक सीधा तार है कागज के तल के लंबवत, जिसमें आई धारा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही, एक्स से वाई की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको कहाँ निकालनी है, इस तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर। तो हमने एक वृत्तीय लूप की कल्पना की जो पी से होकर जाता है, और इस लूप को हम कहते हैं एम्पियर लूप। तो एम्पियर लूप से हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जो कि तीव्रता स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, और डीएल उसका अल्पांश है। तो एम्पियर के परिपथी नियम से जो हमने अभी किया है, हम ये लिख सकते हैं रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम शुरू में लेके चले।
वहाँ हम बी को लेके चले थे, अब हम एम्पियर रूल को लेके चल रहे हैं, एम्पियर लॉ को लेके चल रहे हैं। अब ये आया हमारा समीकरण एक एम्पियर लॉ से। अब ये आपको पता है, अभी आपने किया है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या होगा, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिर 0 होगी, क्योंकि ये जो डी एल अल्पांश है और ये वेक्टर बी है, इसका डायरेक्शन एक ही है, इन दोनों के बीच में कोण क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा cos 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये इंटीग्रेशन बी डी एल आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने b को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। तो इंटीग्रेशन डी एल, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एल यानी वृत्त की परिधि, इस लूप की पूरी परिधि, पूरी लंबाई का योग है समाकलन। डी एल का मतलब है पूरी लंबाई आपको निकालना है, 2 पाई आर। तो इस इक्वेशन 2 में हम 2 पाई आर रख देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन 3 बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई आर। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 3। अब आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल एम्पियर लॉ से ये देख रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन आई आया, और हमारे कैलकुलेशन से, ये पूरे कैलकुलेशन से ये आया बी इंटू 2 पाई आर। तो इन दोनों को बराबर किया जा सकता है। ये भी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल के इंटीग्रेशन का मान है, जो कि एम्पियर के लॉ से आया, और ये हमारे कैलकुलेशन से आया। मैंने समीकरण 1 और 3 को देखें तो ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 3 से b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। b हमको निकालना है तो 2 पाई आर का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 2 पाई आर, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसी से हमने एम्पियर लॉ की शुरुआत की थी। तो आपने देखा कि हमने आज वीडियो में पढ़ा, पहले एम्पियर लॉ किया, किसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से, और फिर हमने एम्पियर लॉ से ये वाला फार्मूला निकाला। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो में दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर करिएगा और स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।